वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी सीटेट की रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम एनसीईआरटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और उनको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 है, जो कि हमारा हर वेडनेसडे, सैटरडे और मंडे को आता है। तो क्योंकि आज मंडे है, तो आज हम फिर से रिवीजन सीरीज़ के साथ हैं, जिसमें हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और मैं उनको बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी, ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आपके एग्ज़ाम में आती है तो आप उसको आसानी से कर दें। सीटेट साइंस में तो आप फॉर श्योर 27+ स्कोर करेंगे अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपकी मैम इतनी मेहनत कर रही हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी क्या है, स्टूडेंट को जोड़ना है अपने चैनल पर और वो काम आप कर सकते हैं। तो आपको शेयर करना है वीडियो को और लाइक सबको ज़रूर करना है, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है। देखिए, हमारी कई प्रकार के मोशन होते हैं, कई प्रकार की गतियां होती हैं और उन्हीं में से एक होता है आपका पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि आप एक जगह का चक्कर कुछ समय के लिए बार बार लगाते रहते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट पर खड़ी हूँ और मुझे इस पॉइंट पर जाना है, तो मैं इस पॉइंट पर गई और फिर मुझे जाने में लगे 10 सेकंड, और फिर मैं उस पॉइंट से वापस आई और मुझे आने में भी 10 सेकंड लगे, और मैं फिर से आई, फिर से गई, बार बार मुझे 10 सेकंड का ही समय लग रहा है और मैं वही निश्चित दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की निश्चित दूरी बार बार कवर करे जा रही हूँ और समान समय लग रहा है। और यही मोशन फिर मेरा क्या बन जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। तो पीरियोडिक आवृत्ति में क्या होता है, आप एक जगह की आवृत्ति बार बार करते रहते हैं और जो उसमें समय लगता है वो फिक्स होता है और वही आपका पीरियोडिक मोशन होता है। तो यहाँ पर बताना है किसमें पीरियोडिक मोशन नहीं है। रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी का घूमना तो फिक्स है ना, वो कुछ समय अंतराल में बार बार उसी जगह का चक्कर लगाए जा रही है, जैसे सन का चक्कर लगा रही है, अपनी अक्ष का चक्कर लगा रही है ना। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है वो पृथ्वी का वो समान है, वो समान करे जा रही है, समान समय में समान दूरी कवर कर रही है बार बार, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन है। मूविंग पेंडुलम, पेंडुलम तो आपका लोलक जो होता है वो तो आवर्ती गति करता है। उसमें क्या होता है, इस तरह से पेंडुलम बंधा रहता है यहाँ से एक पॉइंट से, पहले वो इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, तो वो एक निश्चित समय में इधर उधर जाता रहता है। तो पेंडुलम भी क्या होगा, आपका एक पीरियोडिक मोशन होगा। वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार, देखिए जो गिटार का कंपन होता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका पीरियोडिक मोशन ही होता है। उसमें आप गिटार के स्ट्रिंग को जैसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो ऊपर नीचे होता है और वो बार बार जब आप दबाएंगे तो वो उतने ही समय में बार बार ऊपर नीचे होगा, तो वो भी आपका पीरियोडिक मोशन होगा। बाकी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये आपका पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, कोई वापस नहीं आ रहे, कोई समय नहीं है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक जगह को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर समय भी नहीं देख रहे हैं। तो ये आपका मूविंग ऑन है स्ट्रेट रोड, आप तो बस चलते जा रहे हैं, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन में नहीं आएगा, वो तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, सीधी रेखा में गति करना हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The height of a person is 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। और एनसीईआरटी की क्लास 6 में ये क्वेश्चन दिया है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में बताना है किसको, 1.65 मीटर को। और ये बात आप सभी को पता होगी कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ निकालना बहुत आसान है, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1.65 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होंगे, 1.65 इंटू 100। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और इस 100 से ये 100 कट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 165 सेंटीमीटर। कितना बनेगा, 165 सेंटीमीटर। और ऐसा हमारा एकमात्र ऑप्शन बी में दिया है, तो यही यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी 1 मीटर में आपको याद रखने होंगे 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्यों,
क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर जो होती है वो सेंटीमीटर से भी छोटी वैल्यू है, तो और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, याद रखिएगा 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। और जब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं तो 1.65 मीटर में कितने होंगे, 1.65 इंटू 1000। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो फिर से 100 आएगा, और इस 20 से ये 20 कट हो जाएंगे, एक जीरो बचा, तो ये हो जाएगा 1650 मिलीमीटर। तो ये जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। और ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये हमें बताना है। तो ऐसे हमारे 2 प्लैनेट हैं, वी हैव 2 प्लैनेट जिनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, और वो कौन कौन से हैं, वो आपके होते हैं वीनस और मरकरी, जिसको हम बोलते हैं बुध और शुक्र। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वीनस। और अगर क्वेश्चन में मरकरी भी होगा तो वो भी सही होगा, उसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन सा है, वो मून है। मार्स के कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कौन कौन से नेचुरल सैटेलाइट हैं मार्स के वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखूंगी कितने बच्चों को ये पता है कि मार्स के कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं और कौन कौन से वो हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीटेट में एवरेज स्पीड से न्यूमेरिक काफ़ी बार बना है, और ये सीटेट का ही क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक अ स्टूडेंट नोटेड द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑन द बस एवरी 10 मिनट टिल द एंड ऑफ जर्नी। लेटर ऑन ही रिकॉर्ड द रीडिंग इन टेबल शोन ब्लोन। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बच्चा पिकनिक पर गया है और वो हर 10 मिनट में बस कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको अपनी डायरी में नोट कर देता है और एक टेबल बना लेता है, और इस टेबल के बेसिस पर ही हमें बस की जो समस्त यात्रा है उसको मीटर पर सेकंड में उसकी औसत चाल बतानी है। एवरेज स्पीड जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है बस की पूरी एंटायर जर्नी में, वो भी किस में, मीटर पर सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है ओडोमीटर। जब आप गाड़ी बस किसी भी चीज़ में जाएंगे तो आप वहाँ पर 2 मीटर लगे हुए देखते हैं। एक होता है स्पीडोमीटर जो आपकी स्पीड को बताता है, और एक होता है आपका ओडोमीटर जो आपके डिस्टेंस को बताता है कि कितनी दूरी आपकी बस ने, कार ने कवर करी। ठीक है, तो ये यहाँ पर 8 बजे चली बस, उस समय ओडोमीटर में रीडिंग कितने थे, 78752। और जब 9 बजे ये बस कहीं पहुँच गई तो उस समय रीडिंग कितने थे, 78806। तो अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है, औसत चाल बतानी है, और औसत चाल का, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता करना है, और समय तो हमें पता है 8 से 9 बजे में कितना घंटे हो गए, 1 घंटे का समय है। और डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, ये देखिए बाद में हमारा डिस्टेंस कितना था, 78806, और स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना था, 78752। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि बस स्टार्टिंग में इतनी दूरी पे थी, बाद में इतनी दूरी पे है, तो दोनों का अंतर ही तो उसने दूरी कवर करी। 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 7 तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस बस ने कवर करा, 54 किलोमीटर का डिस्टेंस बस ने कवर करा, और कितने घंटे में कवर करा, 1 घंटे में। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बहुत से बच्चे गड़बड़ क्या कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे 54, और वो ये भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है। यही यहाँ पर उनकी चाल थी, यही चीज़ वो आपसे पूछना चाह रहा था। बच्चे यही गलती करेंगे कि आंसर 54 टिक कर देंगे, लेकिन उसने मीटर पर सेकंड में आंसर पूछा है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 54 को। और ये आपको पता है जब हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 5/18 से उसको गुणा करना पड़ता है, और 18 की टेबल में ये 3 बार चला जाएगा, और 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, और यही बात यहाँ पर याद रखनी थी। बच्चे इस चीज़ को तो निकाल देंगे लेकिन 54 आंसर कर देंगे। देखिए बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं, कभी कभी क्या होता है आंसर हमारा आ गया होता है लेकिन हम एंड में देखो चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। हम देख तो लेते हैं उन्हें,
लेकिन माइंड उस चीज़ को करने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो माइंड से वो चीज़ स्किप हो जाती है, क्योंकि हम पहले इतने प्रेशर में होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। मैथ हो या साइंस हो, जब भी कोई आंसर आपका आ जाए कैलकुलेशन का, तो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर देख लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर से हमें ये बताना है। ठीक है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज पीरियोडिक मोशन। झूले पर किसी बच्चे की गति जो है वो आवर्ती गति होगी। बिल्कुल, झूले पे एक बच्चा आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे जाता है ना, तो झूला जो फिक्स है, स्विंग कर रहा है इधर उधर, उस पर मतलब इसकी स्पीड बढ़ाई नहीं जा रही, स्विंग कर रहा है इधर उधर, तो वो भी आपका कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज पीरियोडिक मोशन। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है, आवृत्ति गति होती है। जी हाँ, मशीन की जो सुई होती है वो बार बार ऊपर नीचे होती है समय अंतराल में, तो वो कैसा मोशन होगा, वो पीरियोडिक मोशन आपका ज़रूर होगा। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज सर्कुलर मोशन। जी हाँ, जो पहिया होता है साइकिल का, वो जो घूम रहा है वो आपका गोल गोल घूम रहा है, तो वो आपकी कौन सी गति है, वो आपकी सर्कुलर मोशन है, वर्तुल गति है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 1 मीटर कितना होता है, आपका 1000 मिलीमीटर होता है, और यहाँ पर बोल रहा है 10,000 मिलीमीटर। यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर गलत होगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए जिनमें बच्चों को डाउट रहता है। देखिए, कोई भी वस्तु पीरियोडिक मोशन कर सकती है अगर वो निश्चित समय में निश्चित दूरी बार बार कवर कर रही है, तो वो पीरियोडिक मोशन कर सकती है। तो पीरियोडिक मोशन में आपका सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में क्या पीरियोडिक मोशन होता है? जी हाँ, सर्कुलर मोशन में भी पीरियोडिक मोशन होगा। हर बार जो चीज़ गोल गोल घूम रही है और बार बार उसी का चक्कर लगा रही है, तो वहाँ पर सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक मोशन होगा। लेकिन क्या हर पीरियोडिक मोशन आपका सर्कुलर मोशन होगा? हर पीरियोडिक मोशन आपका सर्कुलर मोशन नहीं होगा। जैसे लोलक है, लोलक तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई वो गोल थोड़ी घूम रहा है। तो जो पीरियोडिक मोशन है, क्या वो हर पीरियोडिक मोशन आपका सर्कुलर होगा? नहीं, हर पीरियोडिक मोशन आपका वर्तुल नहीं होगा, गोल नहीं होगा। जबकि हर सर्कुलर मोशन, जो चीज़ गोल गोल घूम रही है वो बार बार अपनी जगह पर ही घूमती रहेगी, तो वो हमेशा आपका पीरियोडिक मोशन होता है। ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में ही बना था, वहाँ पर गलत स्टेटमेंट बताना था और उसमें यही क्वेश्चन था। तो याद रखिए, जो हर पीरियोडिक मोशन है वो आपका ज़रूरी नहीं है सर्कुलर हो, लेकिन हर सर्कुलर मोशन जो होता है वो आपका पीरियोडिक होता है। बार बार बोल रही हूँ, जो चीज़ गोल घूम रही है वो पीरियोडिक मोशन में होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन सर्कुलर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पेंडुलम का, लोलक का। लोलक कोई गोल थोड़ी घूमता है, वो तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। जैसे जो गिटार का स्ट्रिंग था वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहाँ पर गोल थोड़ी घूम रहा है। तो हर पीरियोडिक मोशन आपका सर्कुलर थोड़ी होगा, लेकिन हर सर्कुलर मोशन, जैसे पृथ्वी गोल घूम रही है अपने अक्ष पर, सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो वो सर्कुलर, हर सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बन सकता है और बच्चे बार बार इसमें घूमते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा सा देख लेते हैं जब समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में क्या अंतर होता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेटरी मोशन क्या होता है। देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि आप, एक क्या हो रहा है, आप किसी चीज़ का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, एक क्या हो रहा है कि आप अपनी जगह पर ही घूमे जा रहे हैं। तो जब आप अपनी ही जगह पर घूमे जा रहे हैं तो वो आपका रोटेटरी मोशन होगा, और जब आप किसी चीज़ को देखकर उसका चक्कर लगाए जा रहे हैं तो वो आपका सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में हम किसी पॉइंट का चक्कर लगाते हैं, जबकि जो रोटेटरी मोशन होता है उसमें हम अपने ही किसी बिंदु पर, अपनी ही जगह पर घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो वो अपने ही किसी बिंदु पर अपना चक्कर लगाए जा रही है, तो वो आपका रोटेशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा। लेकिन जब पृथ्वी किसी बिंदु का, सन का चक्कर लगा रही है, किसी बिंदु को देखकर उसका चक्कर लगा रही है, तो वो आपका सर्कुलर मोशन होगा। तो यही डिफरेंस है, अर्थ से भी समझ सकते हैं और अपने आप से भी
जब आप अपनी ही जगह पर खड़े खड़े गोल घूमेंगे तो वो रोटेटरी है, लेकिन आप किसी बिंदु के पॉइंट पर उसके आसपास चक्कर लगाएंगे तो वो आपका सर्कुलर है। ऐसे ही पृथ्वी में होता है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो वो आपका रोटेट करती है, रोटेशन करती है। लेकिन जब पृथ्वी सन का चक्कर लगा रही है तो वो सर्कुलर मोशन है और वो आपका रिवॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि पीरियोडिक मोशन जो है वो आपका ज़रूरी नहीं है हर बार सर्कुलर हो, लेकिन सर्कुलर मोशन हमेशा आपका पीरियोडिक होगा। रोटेटरी क्या है, सर्कुलर क्या है, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की अनुवांशिकता से संबंधित है। और ये सबको ही पता होगा, क्रोमोजोम और जो जीन होते हैं यही उससे संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। ये क्रोमोजोम हमारी जो कोशिका है, जो सेल है, उसके केंद्रक में न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम के अंदर हमारे जीन होते हैं। तो ये ही दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लक्षणों के, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम के पेयर होते हैं, तो ये चीज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म गिवन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विद रेफरेंस टू एनिमल सेल इज। नीचे दिए गए पदों में विभिन्न संयोजकों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजक सही है, ये हमें बताना है। जंतु कोशिका मतलब जो हमारी कोशिका है, जैसे हम भी तो जंतु वर्ग में ही आते हैं, तो हम भी जंतु वर्ग में, एनिमल भी जंतु वर्ग में। तो हम सबकी कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसका सही कॉम्बिनेशन ही हमें बताना है। दूसरी कोशिका कौन सी होती है आपकी, प्लांट सेल, पादप कोशिका जो प्लांट की होती हैं और एक एनिमल की होती हैं। एनिमल कैटेगरी में हम भी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर छांटना है, यहाँ पर पहले हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बाहर होगा। देखते ही पता चल रहा है हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट लिखा है ये प्लांट के अंदर ही होता है, जो उनको, जिससे उनकी पत्तियाँ हरी रहती हैं और जो खाना बनाने में उनकी हेल्प करती हैं। तो ये जो हरित लवक है ये मनुष्य में नहीं होता, ये एनिमल सेल में नहीं होता। और ये पूछ रहा है कौन सा एनिमल सेल का सही है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है क्योंकि इसमें तो हरित लवक आ गया, ये भी बाहर। दूसरा ऑप्शन कौन सा बाहर होगा, पहला और दूसरा, क्योंकि इनमें क्या दिया है, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ये खाली किस में होती है, ये प्लांट में होती है। और जो एनिमल सेल होते हैं उनमें खाली सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ये बात आपको याद रखनी है। कोशिका झिल्ली हमारे सेल के अंदर होती है, लेकिन हमारे सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। ये सिर्फ प्लांट में होती है, पादप में होती है। क्यों? क्योंकि हम तो अपने घर के अंदर हैं तो हम तो कवर हैं ऐसी, लेकिन जो प्लांट हैं वो हर तरह से सर्वाइव कर सकें इसलिए वो दो दो लेयर से कवर होते हैं उनके सेल। एक तो कोशिका झिल्ली होती है और एक कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। और हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में कोशिका भित्ति, सेल वॉल दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन भी बाहर हो गए। फोर्थ ऑप्शन पहले ही हमारा बाहर हो गया। तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोजोम, राइबोसोम। ये राइबोसोम जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन के सिंथेसाइज में, प्रोटीन को संश्लेषण करने में, प्रोटीन को बनाने में कौन मदद करते हैं, राइबोसोम मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये ऊर्जा का संवाहक होता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसको फिर ट्रांसफर करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सब हमारी कोशिका के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, या ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेडागोजी से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टीचर बिगिन द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल ऑफ फूड, द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अबव स्टेटमेंट। बहुत जगह इसका आंसर गलत बता रखा है और मैंने आंसर की से देखकर ही इसका आंसर बताया है। 2019 के सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर वाले में। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके कराता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया बतानी है। रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो स्टार्च का सैंपल उसको करना है डेमोन्स्ट्रेशन। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये जो प्रदर्शन है, इस पर रेखांकित शब्द है ये, मतलब रेखा इस पर खींची हुई थी क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने नहीं खींची है। तो इससे बताना है कि कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो एसोसिएटेड है। देखिए आप क्लास में आए,
आपने क्लास में आते ही कोई डेमो करना शुरू कर दिया और आप बच्चों को समझाने लगे करके कि देखो भैया कैसे स्टार्च प्रेजेंट होता है आपके चावल के दाने में, मतलब कोई सैंपल ऑफ फूड लिया, उसके थ्रू आप बता रहे हैं कि कैसे मंड होता है, जो स्टार्च होता है वो उनमें प्रेजेंट होता है। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है इससे एसोसिएट हो रहा है, बच्चा क्या करना है, बच्चे को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्यों डेमो करके दिखा रहे हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। कुछ क्रिएट कर रहे हैं? जी नहीं, क्रिएट नहीं कर रहे। आप तो चीज़ें पहले से लेके आए हैं, सिर्फ उनका डेमो कर दिखा रहे हैं। तो कुछ क्रिएट तो यहाँ पर हो नहीं रहा, एनालाइज भी नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पर कुछ विश्लेषण नहीं हो रहा। यहाँ पर टीचर क्या है, बस डेमो कर दिखा रहा है, ठीक है। डेमो कर दिखाने का मतलब उसका यही है कि ताकि बच्चे उसे भी क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें, अनुप्रयोग कर सकें कि देखो बच्चों ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे डेमो करते हैं, ऐसे देखो स्टार्च जो होता है वो हमारे सैंपल ऑफ फूड में होता है, उसका केमिकल टेस्ट करके किस लिए दिखा रहा है, वो इसलिए तो दिखा रहा है ताकि बच्चे भी क्या करें, उसका अनुप्रयोग करें। आप अगर बच्चों को ऐसी कोई चीज़ सिखाएंगे तो बच्चे घर आकर क्या कहेंगे मम्मी से, देखो मम्मी मैंने ये देखा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसी तो बोलते हैं बच्चे कि आज मुझे सर ने ये चीज़ करके दिखाई, अब मैं आपको भी ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर आप बच्चे को क्या सिखाया, आपने बच्चे का कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस वहाँ पर डेवलप करा, वहाँ पर आपने बच्चे के अंदर अप्लाई करना उसको सिखाया। तो ऑप्शन नंबर सी अनुप्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेमो ही करके दिखाएं, वो आप उसको किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करा सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर मुख्य पर्पज़ जो है वो क्या है, वो अप्लाइंग है, अनुप्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसलूसेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पराभासी नहीं है, ये हमें बताना है। 3 तरह से पदार्थ होते हैं, एक तो होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार दिखाई देता है, जैसे वाटर है, जैसे एयर है। एयर में ऐसा थोड़ी होता है कि आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। हवा है, पानी में बिल्कुल सही से दिखाई देता है। जिनमें बिल्कुल आर पार सही से दिखाई देता है वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो आपके पारदर्शी होते हैं। दूसरे होते हैं आपके ट्रांसलूसेंट, जो आपके पारभासी होते हैं। वो क्या होते हैं, उनमें धुंधला दिखाई देता है। पारभासी में कैसा, ट्रांसलूसेंट में कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। और तीसरे होते हैं आपके ओपेक, जो बिल्कुल अपारदर्शी होते हैं, जिनमें तो दिखाई नहीं देता। जैसे आपके सामने कोई लकड़ी रख दी तो क्या आप लकड़ी के आर पार देख पाएंगे, नहीं, तो वो अपारदर्शी है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ट्रांसलूसेंट पारभासी, जिसमें कैसा दिखता है, धुंधला दिखाई देता है, जिसमें आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं देगा। अ शीट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन की शीट जो होती है, जी हाँ, उसमें हमको अगर आप उसको लगाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ब्लर दिखाई देगा, सही से नहीं दिखेगा, तो वो तो ट्रांसलूसेंट है। स्मोक, जो धुआं होता है, फॉग होता है, वो भी तो, उसमें भी क्या होता है, आपको धुंधला सा दिखाई देता है, तो वो भी आपका ट्रांसलूसेंट है, उसमें भी आपको ब्लर दिखाई देता है। अ शीट ऑफ सेलोफोन, जो आप कवर चढ़ाते हैं ना कॉपी पे, तो जो सेलोफोन की शीट होती है, तो उसमें भी क्या होता है, आपको कैसा दिखाई देता है, ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा धुंधला, ब्लर दिखाई देता है, तो वो भी ट्रांसलूसेंट है। तो क्या यहाँ पर ट्रांसलूसेंट नहीं है, पानी, जल में आपको बिल्कुल आर पार बढ़िया दिखाई देता है, तो जल आपका ट्रांसलूसेंट नहीं होता, उसमें धुंधला नहीं दिखाई देता। यहाँ पर प्योर वाटर की बात हो रही है, किसी गंदे पानी की बात नहीं हो रही। तो प्योर वाटर ट्रांसलूसेंट नहीं होता, याद रखना। प्योर वाटर जो होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में लिखा है कि ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शी हैं, उसमें हवा और जल दोनों के दोनों पारदर्शी होते हैं, ना कि ट्रांसलूसेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी चीज़ को याद रखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें दिया, और तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट पारभासी क्या है, और ओपेक जो अपारदर्शी है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो फिर से पेडागोजी से है। Which one of the following is not the objective of teaching of science at upper primary stage? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये हमें बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं होता। डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, जी हाँ, ये तो बिल्कुल होता है। क्वेश्चन तो मेन ही है। साइंस में हर कोई बच्चा ये पूछेगा, अगर कोई डेमो कर रहा है, कोई भी टीचर कुछ चीज़ कर रहा है, ये क्यों हो रही है, हम क्यों इस तरह से, बॉल चलते हुए क्यों रुक जाती है, गेंद ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है ना, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चनिंग, तो इंक्वायरी करना तो यहाँ पर मेन स्किल है, तो ये तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ठीक है। एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल,
तकनीकी कौशल अर्जित करना ये इंजीनियरिंग के टाइम पर होता है, ना कि स्कूल टाइम पर। स्कूल टाइम पर आपको टेक्निकल चीज़ें या टेक्निकल स्किल जो है वो आपके अंदर डेवलप नहीं करा जाता। एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल, जी हाँ, कौशल अर्जित करना। प्रोसेस करना मतलब क्या होता है, चीज़ों को करना। जैसे प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डेमो करना, है ना। ये सारी चीज़ें प्रोसेस स्किल के अंदर आती हैं। कोई परीक्षण करके दिखाना, ठीक है, साइंस में, तो वो प्रोसेस स्किल तो हम बच्चों में डेवलप करते ही हैं। एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। जी हाँ, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को विकसित करना ये मुख्य उद्देश्यों में से एक होता है। बाकी ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर गलत होगा। टेक्नोलॉजिकल स्किल, तकनीकी कौशल, ये अभी नहीं करते, ये इंजीनियरिंग में आगे चल के बच्चों के अंदर तकनीकी कौशल डेवलप करा जाता है, अपर प्राइमरी स्टेज पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने एक बार इसका टेलीग्राम पर टेस्ट के समय भी बताया था, तो काफ़ी बच्चों ने इसको गलत करा था। क्वेश्चन है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रीक्वेंसी। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है किसकी, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट की। सीधी सी बात ये है। देखिए, 3 तरह से रेंज को डिवाइड करा गया है, इस बात को अब आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ है कि मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, लेकिन मेरी हर बार कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने बच्चों को बार बार समझाऊं, ताकि एग्जाम में अगर इससे घुमा के, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हैं और उन्हीं में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दे देते हैं। तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ कि ताकि आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूँ, अगर क्वेश्चन वहाँ से थोड़ा सा घूमे तो आप तुरंत उसका आंसर कर दें। तो 3 तरह से फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करा जाता है। एक होती है आपकी ऑडिएबल या फिर इंफ्रासोनिक, जिनकी जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम होती है और वो हमें सुनाई नहीं देती। जैसे जो अर्थक्वेक की होती है और जो आपकी क्या कहते हैं सुनामी वगैरह में जो आवाज़ आती है ना, वो वाली कौन सी आवाज़ होती है, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी की, उसकी क्या रेंज होती है, वो आपकी इंफ्रासोनिक होती है, ऑडिएबल होती है, वो आपको सुनाई नहीं देती। और उसको कौन सुन लेते हैं, जानवर, एलिफेंट, वेल वगैरह उसको सुन लेते हैं। और जब भी कभी आपने देखा होगा सुनामी या कोई ऐसी चीज़ आने वाली होती है तो जानवर वहाँ से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंफ्रासोनिक जो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी है वो उनको सुनाई देती है, वेल को, एलिफेंट को, इनको सुनाई देती है। दूसरी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000। याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, 2 लाख नहीं, 20,000। जो 20 हर्ट्ज से 20,000 की रेंज होती है, ये ह्यूमन फ्रिक्वेंसी होती है। इतनी फ्रिक्वेंसी को ह्यूमन जो है वो सुन पाता है, 20 से 20,000 की फ्रिक्वेंसी को हम सुन पाते हैं। एक तीसरी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है जो कि हमारी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक। और इसको जो कुत्ते बिल्ली वगैरह होते हैं, आपने देखा ना रात में वो शोर मचाते हैं, आप कहते हो अब तो कोई सड़क पर है भी नहीं, तो उनको अल्ट्रासोनिक साउंड सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह से करते हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, जैसे चिमगादड़ वगैरह होती है, तो वो अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो सुन पाते हैं। और वही आपकी अल्ट्रासोनिक उसकी रेंज होती है। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट की फ्रिक्वेंसी ही पूछ रहा था, तो वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अबव 20,000 हर्ट्ज। याद रखिएगा, मैंने ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार ये सीटेट के पेपरों में रिपीट हुआ है। Which of the following element must be available in water for the metamorphosis of tadpole? tadpole के कायांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? टेडपोल जो होता है वो फ्रॉग का छोटा, फ्रॉग का जो बच्चा वाला, जैसे छोटी एज में जो फ्रॉग होगा ना, जो उसको टेडपोल बोलते हैं, और जब वो विकसित हो जाता है तो वो आपका फ्रॉग कहलाता है। तो ये जो टेड से फ्रॉग बनता है, उसको बनने में पानी में क्या होना ज़रूरी है, तभी वो टेडपोल से फ्रॉग बन पाएगा? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, आयोडीन। या आप याद कर लीजिए, पानी में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड? विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और ये सभी बच्चों को पता होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 22 मार्च को हमारा जल दिवस
दिवस मनाया जाता है विश्व का? अब मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें। टारगेट है आज हमारा 300 प्लस लाइक का। देखते हैं आप बच्चे पूरा करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दें अगर किसी ने लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा CDP से थोड़ा सा रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। वाई इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस? विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए आकलन क्या है, एक तरह का बच्चों को पता लगा रहे हैं कि बच्चों में क्या कमियां हैं, तो वो असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट या सम्मेटिव असेसमेंट में एक क्वेश्चन आपका साइंस पेडागोजी से आना ही आना है, ये बात आप याद रखिएगा। मैंने हर पेपर में देखा है पेडागोजी में एक फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन है ही। और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता ही होगा, रचनात्मक आकलन क्या होता है, जहाँ पर हम बच्चे का बीच बीच में आकलन करते रहते हैं। जैसे क्लास हो गई, क्लास के बाद हम देख रहे हैं कि बच्चे में क्या कमियां हैं, बच्चा जो चीज़ें कर रहा है एक्टिविटी को देखते हुए हम बीच बीच में पता लगा रहे हैं कि बच्चे की क्या कमियां हैं। दूसरा आपका सम्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसमें आपके टेस्ट वगैरह जो एंड में होते हैं उसमें आप ये थोड़ी पता लगा पाएंगे कि जैसे मैथ है, मैथ का आपने लास्ट फाइनल एनुअल एग्जाम में टेस्ट ले लिया, तो मैथ में अगर नंबर कम आए तो आप ये नहीं पता लगा पाएंगे क्यों कम आए। लेकिन अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे का बीच बीच में रचनात्मक आकलन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आप बीच में जैसे आपने बीच में क्या करा, बच्चे का थोड़ा सा ऐसी छोटा सा टेस्ट ले लिया है ना, उसमें क्या हुआ, आपने वहीं पर तुरंत पता लगाया अरे बच्चे के मैथ्स में कम क्यों आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो छोटे छोटे समय अंतराल पर होता है, जिसमें हम बच्चे को पूरा ओवरऑल देखते रहते हैं और बीच बीच में ही उनको समझाते रहते हैं और उनकी कमियों को ठीक करते रहते हैं, तो वो फॉर्मेटिव है। सम्मेटिव ज़्यादा अच्छा नहीं होता, दूसरा जो असेसमेंट है सम्मेटिव, वो इतना अच्छा नहीं होता। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट साइंस में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें बताना है। इट हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट, ये शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में मदद करता है। देखिए साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करने के लिए हम उसका असेसमेंट, आकलन से तो बच्चे की कमी पता लगेगी टीचर को, उससे ये थोड़ी होगा कि बच्चे का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। वो तो हम जब उसको डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, प्रोसेस स्किल करवाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, उससे डेवलप होगा। तो ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इट इज डायग्नोस्टिक, यह निदानात्मक है। इसका आप निदान कर सकते हैं, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत हैंड टू हैंड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सम्मेटिव में आप नहीं कर सकते, तो ये डायग्नोस्टिक है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो साइंस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निदानात्मक है। यहाँ पर आप समस्या का निदान बता सकते हैं बच्चों को, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको अच्छी लगी है तो। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि दो तरह की इमेज होती हैं, दो तरह की इमेज होती हैं, एक होती है आपकी रियल और एक होती है आपकी वर्चुअल। रियल क्या होती है, वास्तविक, और वर्चुअल क्या होती है आपकी आभासी। रियल इमेज क्या होती है, वो वाली इमेज जिसको आप पेपर पर, किसी स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बचपन में याद है आप लेंस को लगाते थे तो पेपर पे उसकी लाइट दिखाई देती थी, तो सूर्य के प्रकाश में वो जल जाता था। तो वहाँ पर आपने क्या करा, सूर्य को एक छोटे पॉइंट पर आपने उस कागज़ पर ले आए, तो वहाँ पर वो रियल इमेज है। आप उसको किसी पेपर पर, किसी दीवार पर, उसको इमेज को, उसकी छवि को आप किसी दीवार पर, इमेज पर दिखा सकते हैं, तो वो आपकी रियल इमेज होती है। वर्चुअल क्या, जैसे मिरर, प्लेन मिरर जो होता है, जो मिरर होता है जिसमें आप अपना फेस देख सकते हैं, उसमें आपकी छवि मिरर के पीछे है। वो आप ऐसा किसी दीवार पर या किसी पेपर पर अपनी छवि को नहीं दिखा सकते, तो वो वर्चुअल है, जो आपके शीशे के पीछे है, जिसको आप किसी पेपर पर, किसी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, तो वो वर्चुअल होगी। और जिसको पेपर या स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं वो रियल इमेज है। तो रियल इमेज आप किस किस से बना सकते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है, और ये मैंने टॉपिक्स में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया भी है। कॉन्केव मिरर ओनली, प्लेन मिरर में तो मैंने अभी बता दिया यहाँ पर रियल नहीं होती। समतल दर्पण पर तो कैसी होती है, हमारी वर्चुअल होती है, आभासी होती है, मिरर के पीछे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा आंसर होगा नहीं। कॉन्वेक्स मिरर, अब देखिए एक ही आंसर होगा, या तो कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। इसी में जो इमेज होती है वो आपकी रियल भी मिलती है और आभासी भी मिलती है, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें तो हमेशा आपको वर्चुअल ही इमेज मिलेगी। याद रखिए, कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर में आपको जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा आभासी मिलती है, वर्चुअल मिलती है, जबकि कॉनकेव मिरर में जो है वो आपको कैसी इमेज मिलेगी, रियल मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन और मैंने पूरी कोशिश करी है डिटेल में समझाने की। वीडियो अच्छी लगी है फिर से बोल रहे हैं, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी बच्चों। तो आप शेयर कर दिया करें प्लीज़, बस यही रिक्वेस्ट है और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।